हेलो स्टूडेंट्स, ईपीएफ के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब जरा ये डिस्कशन करते हैं कि जो एग्जेम्पशन मिलता है ईपीएफ के प्रोविजन से, वो एग्जेम्पशन किस किस तरीके से मिल सकता है। देखिए, मैंने इन एग्जेम्पशंस को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सेक्शन 16, सेक्शन 16A एंड सेक्शन 17। सेक्शन 16 जिसका डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया था, और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि हम कुछ और एग्जेम्पशंस की बात करेंगे। एग्जेम्पशंस के पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे इतना डिवाइड करके क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां आप जरा देखिए, सेक्शन 16 की हमने बात पहले की थी, और सेक्शन 16 में मैंने यह बताया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस एक्ट से एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को नोटिफिकेशन निकाल के। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, याद दीजिए, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। सो एग्जेम्पशन बाय नोटिफिकेशन मिल सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, और वो एग्जेम्पशन प्रोस्पेक्टिव या रिट्रोस्पेक्टिवली भी मिल सकता है। लेकिन एग्जेम्पशन देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर करेगी फाइनेंशियल पोजीशन एंड अदर फैक्टर्स। हमने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया भी था। इंडिया में कुछ कंपनीज हैं लाइक टीसीएस, एक्सेंचर, ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है। गवर्नमेंट इन कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर रखा है पीएफ एक्ट के प्रोविजन से। लेकिन ये जरा पता लगाना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने इन्हें जो एग्जेम्प्ट किया है, क्या वो एग्जेम्पशन सेक्शन 16 का है, क्या वो एग्जेम्पशन 16A का है, या क्या वो एग्जेम्पशन सेक्शन 17 का है। लेकिन उससे पहले इन तीनों अलग अलग पॉइंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 का डिस्कशन तो हमने कर ही लिया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को इस एक्ट के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करेगी, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन एंड अदर फैक्टर्स। तो अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई है तो गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देगी। लेकिन साथ ही साथ एक सेक्शन 16A है, वो कहता है ऑथोराइजिंग एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन पीएफ अकाउंट्स। यहां एग्जेम्पशन नहीं है, यहां पीएफ में कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएफ का पैसा कहां डिपॉजिट होता है? तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट के लिए अलग से एक बॉडी बनाई है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईपीएफओ कहते हैं। ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि ईपीएफओ में अभी लगभग 5 करोड़ मेंबर्स हैं। 5 करोड़ मेंबर्स हैं। देखिए, ये जो फिगर है ये कम ज्यादा भी हो सकता है। अब जितने भी लोग पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका सारा का सारा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर स्टैब्लिशमेंट डिडक्शन करके ईपीएफओ के पास डिपॉजिट करती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट करती है, और उसके पास अकाउंट्स भी मेंटेन करती है। एम्प्लॉयज को इनफैक्ट एक फॉर्म भी फिल करना होता है, और वो फॉर्म फिल करके उन्हें एक यूएएन नंबर मिलता है। अभी गवर्नमेंट ने रीसेंट एक इनिशिएटिव लिया है, और अब हर एम्प्लॉय का एक ही नंबर होगा। अगर आप किसी कंपनी को चेंज भी करते हैं तो ये यूएएन नंबर चेंज नहीं होगा। इस यूएएन नंबर से हम ये देख सकते हैं कि कितना पीएफ का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हुआ है। सो दिस इज ए बेनिफिट ऑफ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहां मेंटेन होता है? ये गवर्नमेंट के पास मेंटेन होता है। लेकिन और मैंने ये बताया कि हर एम्प्लॉयर को जिसके ऊपर, या एस्टैब्लिशमेंट जिसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, उसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं ईपीएफओ के पास। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट ऑथोराइज कर सकती है एम्प्लॉयर्स को टू मेंटेन पीएफ अकाउंट्स। अब पीएफ के अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा? अब पीएफ के अकाउंट्स वो एस्टैब्लिशमेंट खुद अपने पास मेंटेन करेगी। उसे मेंटेन कौन नहीं करेगा? उसे ईपीएफओ के पास मेंटेन नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन ना करके मेंटेन कहां किया जाएगा? उसी एस्टैब्लिशमेंट में, उसी एम्प्लॉयर के पास। इसका यह मतलब नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट एग्जेम्प्ट हो चुकी है इस एक्ट के प्रोविजन से। कंट्रीब्यूशन तो रहेगा, लेकिन जो डिफरेंस आया है, द डिफरेंस इज ओनली द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है।
इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है कि जॉइंट एप्लीकेशन जाए। जॉइंट एप्लीकेशन का मतलब है कि एप्लीकेशन एम्प्लॉयर की तरफ से हो और साथ ही साथ मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज की भी रिटर्न फॉर्म में कंसेंट हो। तो गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट जाएगी। साथ ही साथ एक और कंडीशन है, 100 या मोर एम्प्लॉयज काम कर रहे हो उस स्टैब्लिशमेंट में जिसने ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को सबमिट करी है कि हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट हमारे पास ही मेंटेन हो। साथ ही साथ एक और कंडीशन जो गवर्नमेंट कंसीडर करती है कि उस स्टैब्लिशमेंट ने लास्ट 3 साल में एप्लीकेशन आने के टाइम पे जो पिछले 3 साल थे उसमें कोई डिफॉल्ट ना किया हो पीएफ के कंट्रीब्यूशन में। अगर लास्ट 3 साल में उस स्टैब्लिशमेंट में डिफॉल्ट किया है तो गवर्नमेंट उसे एग्जेम्पशन ग्रांट नहीं करेगी, और अगर डिफॉल्ट नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसे एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकती है और उसके बाद वो स्टैब्लिशमेंट पीएफ अकाउंट्स को अपनी ही कंपनी में मेंटेन करेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जेम्पशन परमानेंट मिल गया है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस एग्जेम्पशन को कैंसिल भी कर सकती है, लेकिन इस एग्जेम्पशन को कैंसिल करने से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड गवर्नमेंट जरूर देगी। सो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देख अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस सेक्शन के प्रोविजन से किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की। सेक्शन 17 कहता है एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट। एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट कौन सी है? एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट वो है जिसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। 20 एम्प्लॉयज काम करते हैं, शेड्यूल 1 में कवर होता है या फैक्ट्री डेफिनेशन में आ रहा है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो जो स्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर वो एक्ट एप्लीकेबल होता है, लेकिन उस स्टैब्लिशमेंट को इस एक्ट के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। देखिए, ये जो एग्जेम्पशन है ये एग्जेम्पशन कंप्लीट भी हो सकता है, ये पार्शियल भी हो सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो और कुछ प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल ना हो इस एक्ट के। लेकिन सेक्शन 17 में जो एग्जेम्पशन मिलती है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को, वो एग्जेम्पशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देती है। वो एग्जेम्पशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है सर? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 तरह की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि मैं ये बोलूंगा रेलवे कंपनी के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। पोर्ट के लिए, माइन के लिए हमेशा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवे कंपनी के लिए कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसी स्टैब्लिशमेंट जो कि एक से ज्यादा स्टेट में काम कर रही है ना, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या बनेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई स्टैब्लिशमेंट सिर्फ किसी एक ही स्टेट में काम कर रही है, अगर मान लीजिए कोई स्टैब्लिशमेंट सिर्फ दिल्ली में काम कर रही है, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या बनेगी? उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनेगी दिल्ली गवर्नमेंट। अगर एक स्टैब्लिशमेंट काम कर रही है मुंबई में, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या बनेगी? महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट। तो वहां स्टेट गवर्नमेंट क्या बन जाएगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बन जाएगी। अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जेम्पशन ग्रांट करती है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पहले कंसल्ट करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि इंडिया में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं उसके जो हेड हैं, यानी कि उसके जो चेयरमैन है वो कौन है? वो हमारे मिनिस्टर फॉर लेबर मिस्टर बंगालू दत्तात्रेय जो हैं वो इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के चेयरमैन हैं। इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 43 मेंबर्स होते हैं। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के बारे में। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से कंसल्ट करके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को इस एक्ट के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकती है, आइदर कंप्लीटली और पार्शियल। लेकिन उसके लिए भी क्या निकाला जाएगा? उसके लिए भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा ऑफिशियल गैजेट में। ये एग्जेम्पशन भी प्रोस्पेक्टिवली या रिट्रोस्पेक्टिवली हो सकता है। सो ये मैंने आपको कुछ बेसिक डिफरेंस बताए एग्जेम्पशन के। सेक्शन 16 के एग्जेम्पशन क्या है, सेक्शन 16A की एग्जेम्पशन क्या है और सेक्शन 17 की एग्जेम्पशन क्या है। सेक्शन 16 की एग्जेम्पशन अलग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सेक्शन 16 की एग्जेम्पशन भी अलग है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। लेकिन सेक्शन 17 की एग्जेम्पशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देती है। सेक्शन 16A में जो एग्जेम्पशन मिल रही है ये एग्जेम्पशन सिर्फ अकाउंट मेंटेन करने से है। कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ता है, लेकिन सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17 में इस एक्ट के प्रोविजन से ही एग्जेम्पशन मिल सकती है।
पीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उस कंपनी की स्कीम ज़्यादा बेटर है, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है उस स्टैब्लिशमेंट की अपनी स्कीम से, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। एक्सेंचर, टाटा, ये कंपनीज अपना प्राइवेट ट्रस्ट मेंटेन करती हैं। दीज कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड। इन कंपनीज ने रीज़न ये दिया है कि अगर हमारा खुद का प्राइवेट ट्रस्ट होगा, अगर हम उस पैसे को खुद मैनेज करेंगे, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट हम खुद करेंगे, तो हम एम्प्लॉयज़ के क्लेम को जल्दी सेटल कर सकते हैं। सो ये एक रीज़न दिया था इन कंपनीज ने, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर रखा है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Stay tuned for more videos. Thank you so much.